आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के अंदर हिस्ट्री में एक और नया चैप्टर का नाम है आपका द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट 1870s 1947। इसमें हम लोग बेसिकली क्या बात करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में पहले हम लोग बातें करते हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया के अंदर 1870 से लेकर 1947 तक का क्या सिचुएशन था इंडिया में। आपको पता है कि 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिल गया है ना। तो हम लोग इसमें बेसिकली दो टाइम पीरियड के बीच के समय को पढ़ने वाले हैं। 1870 से लेकर 1947 तक हमारे भारत का क्या हाल था, क्या स्थिति था, यहाँ पर क्या हो रहा था, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस टाइम पीरियड के बीच में हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के मूवमेंट देखने को मिले थे। मूवमेंट का मतलब अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी करना, प्रोटेस्ट करना, अपने अधिकारों को मांगना, अंग्रेजों को यहाँ से भगा देने के लिए मूवमेंट चलाना, लोगों को इकट्ठा करना, ये सब हम लोगों को इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। इसीलिए आपका चैप्टर का नाम भी है द मेकिंग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। यानी कि नेशनल मूवमेंट का मतलब ये है कि पूरे इंडिया में आपने ऐसा क्या किया इस टाइम पीरियड के बीच में कि अंग्रेज परेशान हो के 1947 में भाग गया। ऐसा आपने क्या किया था, वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग द इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। अब यहाँ पे ना एक वर्ड है आपके सामने, उसके मतलब तो पहले थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है? नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने कंट्री से लगाव होना, अपने कंट्री के प्रति देशभक्ति होना। देशभक्ति का मतलब है कि हाँ, हमारा भारत पे भी कोई आंच आएगा तो उसके लिए हम मर भी जाएंगे, लेकिन भारत को खतरे में नहीं आने देंगे। नेशनलिज्म का मतलब ही होता है अपने देश से प्यार करना, देशभक्ति अपने अंदर होना। जैसे हम लोग जब इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है तो भले ही इंडिया कितना ही खराब क्यों ना खेले, लेकिन सपोर्ट फिर भी किसको करते हैं? इंडिया ही को करते हैं। ये क्या दिखाता है? देशभक्ति ही तो दिखाता है। इसी को हम लोग कहते हैं नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म का मतलब होता है अपने देश से प्यार करना, अपने देश को दिल से चाहना। यही हमारा होता है नेशनलिज्म का मतलब। अब इस टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ये देखेंगे कि इंडिया के लोगों के दिल में देशभक्ति कैसे जगा। यानी कि 1870 से लेकर 1947 के बीच में इंडिया के लोगों के दिल में अपने देश के प्रति किस प्रकार से प्यार बढ़ा और किस प्रकार से हम लोगों ने अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के भगा दिया। इन सब के बारे में हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं, चलिए। पहला पॉइंट है इसमें, इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, कास्ट, लैंग्वेज और जेंडर। यानी कि ये भारत जो है ना, भारत के लोगों का ही देश है। अब देखो, आपको पता है कि भारत में हर प्रकार के लोग रहते हैं, हर क्लास के लोग हैं। मतलब कोई अपर क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर क्लास है। उसी प्रकार से रंग भी अलग है, कोई काला है तो कोई गोरा है तो कोई सांवला है। कास्ट भी सबका अलग अलग है, कोई यादव है, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई राजपूत है, कोई बनिया है, कोई मिश्रा है, कोई शर्मा है। ये सब कास्ट है हमारे। उसी प्रकार से लैंग्वेज भी अलग अलग है, कोई बंगाली बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, ये सब लैंग्वेज बोलता है। कोई मेल है, कोई फीमेल है और ट्रांसजेंडर भी यहाँ पे है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, कोई भी रंग हो, कोई कास्ट हो, कोई लैंग्वेज हो, वो सब का सब भारत ही देश सबका है। यानी कि भारत से वो लोग अलग नहीं है, भारत का ही एक हिस्सा है। भले लैंग्वेज सबका अलग है, भले कलर अलग है, कास्ट अलग है, क्लास अलग है, जेंडर अलग है, लेकिन सब हिस्सा किसका है? भारत का ही हिस्सा है, इंडिया का। आगे, रिसोर्सेज एंड सिस्टम्स ऑफ इंडिया आर फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। अब इंडिया के पास जो भी रिसोर्स है, रिसोर्स मतलब जो भी सामान है इंडिया के पास, जो भी इंडिया का सिस्टम है, ये सब इंडिया के लोगों के लिए ही तो है। जैसे हमारे यहाँ पे समय समय पर नए नए नियम कानून बनते रहते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम निकालते रहते हैं गवर्नमेंट, तो कहीं ना कहीं वो लोगों के लिए ही है, इंडिया के लोगों के लिए ही होता है। बट द ब्रिटिश वे आर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड ओवर द पीपल ऑफ इंडिया। अब देखो, हम लोग ना अपना जीवन एकदम सुख शांति से जी रहे थे, कोई समस्या नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन यहीं पे फिर एंट्री होता है अंग्रेजों का, यानी कि ब्रिटिश का। और ब्रिटिश जब यहाँ पे आते हैं
तो हमारे सारे रिसोर्स को कब्जा कर लेते हैं, जैसे जंगलों पे कब्जा कर लेते हैं, ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, सोने चांदी हीरे मोती सब चीज़ों को अपने अंदर में वो लोग ले लेते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोगों को टॉर्चर करना, हम लोगों को मारना पीटना वो भी चालू कर देते हैं। तो सब चीज़ हम लोग अपना पहले नॉर्मली हम लोग आराम तरीके से जी रहे थे, सब चीज़ अपना आराम तरीके से कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने हम लोगों के सिस्टम को गड़बड़ा दिया। ठीक है, आगे। टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश सेवरल पॉलिटिकल एसोसिएशंस वेयर फॉर्म्ड आफ्टर 1850। अब चूंकि अंग्रेज हमारे ऊपर इतना अत्याचार कर रहे थे, हमारे को इतना टॉर्चर कर रहे थे, तो हम लोगों ने जवाब में क्या किया, जवाब में हम लोगों ने बहुत सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाए। पॉलिटिकल एसोसिएशन का मतलब है बहुत सारे लोगों को हमने इकट्ठा किया ताकि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा जा सके। ठीक है, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा कब होने लगा, 1850 के बाद ज़्यादा होने लगा। ठीक है, आगे। पॉलिटिकल एसोसिएशंस लाइक पूर्ण सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वेयर फॉर्म। यानी कि अंग्रेजों से लड़ने के लिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए हम लोगों ने इंडिया के अंदर बहुत सारे एसोसिएशन बनाए, यानी कि बहुत सारे लोगों को मिला मिला के अलग अलग नाम का ग्रुप बनाया, जिसमें हमारा था पहला पूना सार्वजनिक सभा, दूसरा था इंडियन एसोसिएशन, तीसरा था मद्रास महाजन सभा, फिर था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये सब हमारे एसोसिएशन थे। लोगों ने आपस में पार्टिसिपेट किया तो ग्रुप बनता चला गया। और ये सब क्यों हो रहा था, अंग्रेजों को इंडिया से बाहर निकालने के लिए। ठीक है, आगे। मोस्ट ऑफ दीज पॉलिटिकल एसोसिएशंस वेयर लीड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स लाइक लॉयर्स। और ये सब जो अपने एसोसिएशन अभी आपने देखा, जो ग्रुप देखा, इनमें से ज़्यादा एसोसिएशन जो चलाए जा रहे थे वो पढ़े लिखे लोगों के द्वारा चलाए जा रहे थे, और वो भी उनको इंग्लिश बहुत अच्छा आता था। और वो बेसिकली कौन लोग हुआ करते थे, बड़े बड़े लॉयर हुआ करते थे, इंडिया के थे लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे लॉयर। Many of these political associations functioned in different parts of the country। अब चूंकि बहुत सारे हमारे पास एसोसिएशन थे, तो लगभग इंडिया में हर जगह पर ये सब एसोसिएशन फैले हुए थे और लोगों को एकजुट करते थे ताकि एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ हमला बोलेंगे और उसको यहाँ से खदेड़ के बाहर निकाल देंगे। ठीक है, आगे। The goals of these political associations were the goals of all the people of India। यानी कि इस एसोसिएशन का जो मकसद था वही मकसद हमारे सारे इंडिया के लोगों का था। और मकसद क्या था, मकसद एक ही था, अंग्रेजों को इंडिया से बाहर निकाल के फेंक दो, यानी कि उनको बाहर निकालो यहाँ से, इंडिया हमारा कंट्री है, वही क्यों रूल करेगा यहाँ पे, है ना, उसको बाहर निकालो। सबका मकसद यही था। These political associations worked with the idea that the people should be sovereign। और इन सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन का एक ही आइडिया था, एक ही विचार था, वो ये था कि हमारे लोगों को सॉवरेन मिलना चाहिए। और सॉवरेन का सिंपल सा मतलब क्या होता है, देखो, द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। कहने का मतलब हम लोगों को ना इंडिपेंडेंट कर दो, मतलब हम लोगों को आज़ादी दे दो, सिंपल सा। तो कहने का मतलब ये जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थे ये सब, इन सबका मेन मकसद क्या था, मेन मकसद था कि हमको क्या कर दो, आज़ाद कर दो, यानी कि अंग्रेज जहाँ से चला जाएगा तो ऑटोमेटिक हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। यही इनका मेन मकसद था। इसका मतलब का बात करें तो इसका मतलब होता है द कैपेसिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस, यानी कि हम लोग जो करना चाहे वो कर सकते हैं, बाहर से कोई हमको फोर्स नहीं करेगा। लेकिन वो कर कौन रहा था यहाँ पे बताओ, अंग्रेज कर रहा था हम लोगों को फोर्स। तो हम लोगों को बेसिकली क्या चाहिए था, सॉवरेन चाहिए था, यानी कि आज़ादी चाहिए था। आगे, इन अदर वर्ड्स दे बिलीव्ड दैट द इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस रिगार्डिंग देयर अफेयर्स। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि इन सारे पॉलिटिकल एसोसिएशन का मकसद ये भी था कि भारत के लोग अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं, बाहर से कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन क्या हम लोग अपना डिसीजन अपने से ले पाते थे उस समय पे, नहीं ले पाते थे। क्यों, क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद उस समय पे क्या था, आज़ादी अंग्रेजों से। आगे, द डिससैटिस्फैक्शन विद ब्रिटिश रूल इंक्रीज्ड इन द 1870s एंड 1880s। अब हमारे इंडिया के लोगों का ना ज़्यादा जो गुस्सा है अंग्रेजों के प्रति वो बढ़ने लगा सबसे ज़्यादा कब, 1870 से लेकर 1880 के बीच में। यानी कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा ब्रिटिश के नियम पे, कानून पे बहुत गुस्सा आता था हम लोगों को, लगता था कि कब इसको मार के यहाँ से भगा दे। और ये जो गुस्सा है हम लोगों का अंग्रेजों के खिलाफ सबसे ज़्यादा बढ़ा कब,
1870 से लेकर 1880 के बीच में ज़्यादा हो गया। मतलब कि इस समय में हमारे इंडिया के लोग और धीरे धीरे क्या हो रहे थे, जागरूक हो रहे थे कि हाँ कैसे अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है। यानी कि लोगों को समझ में आ रहा था कि अंग्रेजों को यहाँ पे नहीं रहने देना है, वो हमारा देश है, हम लोग कंट्रोल करेंगे, इसको यहाँ से भगाओ। ठीक है, आगे। द आर्म्स एक्ट वॉज पास्ड इन 1878। अब यहाँ पे एक एक्ट निकाला गया, एक कानून निकाला गया, उस कानून का नाम था आर्म्स एक्ट। और ये आर्म्स एक्ट कब लाया गया, 1878 में लाया गया। अब ये आर्म्स एक्ट करता क्या था, थोड़ा इसके बारे में भी देखो। अकॉर्डिंग टू द आर्म्स एक्ट इंडियंस वर नॉट अलाउड टू पोजेस आर्म्स। सोचो, अब देखो धीरे धीरे हम लोग क्या हो रहे थे, धीरे धीरे हम लोग जागरूक हो रहे थे, हम लोगों को समझ में आ रहा था कि अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ के भगा देना है। अब बताओ क्या इसके बदले में अंग्रेज क्या कुछ नहीं करेगा, बदले में जरूर वो भी कुछ करेगा। तो वो क्या करता है, आर्म्स एक्ट निकाल देता है 1878 में। और आर्म्स एक्ट ये कहता था कि कोई भी भारत का आदमी अपने पास हथियार नहीं रखेगा। हथियार मतलब गोली, बंदूक, ये सब नहीं रखेगा। सोचो, अब जब हम लोग ये सब रखेंगे नहीं तो लड़ेंगे किससे भाई, सवाल होना चाहिए ना। तो यहाँ पे हम लोगों को एक तरीके से ये क्या कर रहे थे बताओ, कमजोर कर रहे थे। यदि भारत में आर्म्स एक्ट लगा देंगे तो जब कोई बंदूक गोली रखेगा ही नहीं तो हमारे खिलाफ ये लोग लड़ेगा कैसे। इसीलिए अंग्रेजों ने चालाकी दिखाते हुए क्या कर दिया, आर्म्स एक्ट लगा दिया भारत में। ठीक है, आगे। ऑल्सो द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वॉज पास्ड इन 1878। एक एक्ट और लगाया उन्होंने, एक कानून और पास किया, उस कानून का नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वो भी कब, 1878 में। अब ये था क्या, तो इसके बारे में भी देखते हैं। According to the Vernacular Press Act, the government was not allowed to capture the assets of newspapers, including their printing press, if the newspapers published anything that was found objectionable. इसका मतलब दोबारा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। According to the Vernacular Press Act, the government was allowed to capture the assets of newspapers, including their printing press, if the newspapers published anything that was found objectionable। अब होता क्या था ना उस समय पे, हमारे इंडिया में अंग्रेजों का तो रूल चल ही रहा था, और हमारे इंडिया में ना कुछ प्रिंटिंग प्रेस भी थी जो कि न्यूज़पेपर छापते थे। वो न्यूज़पेपर क्या करता था, अंग्रेजों के बारे में छापता था कि अंग्रेज बड़ा खराब है। मतलब कि देखो, हमारे इंडिया का जो प्रिंटिंग प्रेस था यानी कि न्यूज़पेपर था, वो क्या छापेगा न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में तो वही छपता है ना जो हकीकत में होता है। जैसे मान लीजिए यदि आज कोई न्यूज़पेपर हमारा आ रहा है घर में, तो उसमें आप न्यूज़ क्या देखते हैं, जो घटना घट चुका वही तो होता है ना न्यूज़पेपर में। तो वही वहाँ पे लिखा हुआ होता था न्यूज़पेपर में कि अंग्रेज कोई नियम निकाल दिया, अंग्रेज किसी को मार दिया, तो वही सब चीज़ न्यूज़पेपर में आता था। तो इससे क्या होता था, अंग्रेजों का जो इमेज था वो खराब होता था। लोग पढ़ते थे, अरे यार अंग्रेजों ने यहाँ पे 10 आदमी को गोली मार दिया, अंग्रेजों ने यहाँ पे 10 शेर को मार दिया, 10 हाथी को मार दिया। तो इस तरीके से अंग्रेजों का इमेज खराब हो रहा था। फिर अंग्रेजों ने क्या निकाल दिया, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निकाल दिया। इसके तहत अंग्रेजों ने क्या कहा, यदि कुछ भी खराब मेरे बारे में आपने छापा तो आपका सारा प्रेस बर्बाद कर देंगे और जितने भी मशीन है उसको हम लोग अपने कब्जे में ले लेंगे। सोचो, क्या अब कोई न्यूज़पेपर वाला अंग्रेजों के बारे में छाप पाएगा, वो कुछ भी करेगा क्या वो छाप पाएगा, नहीं छाप पाएगा। इसलिए को हम लोग कहते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो यदि कोई पूछे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्यों लाया गया था, तो इसलिए लाया गया था ताकि न्यूज़पेपर वाला अंग्रेजों के बारे में कुछ छाप ना सके। और इससे क्या होगा, अंग्रेजों के बारे में जब कुछ नहीं छपेगा तो क्या लोगों को अंग्रेजों के बारे में पता चलेगा, उतना नहीं पता चलेगा, और इससे अंग्रेजों का जो इमेज है वो बना का बना रह गया। तो यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये काम था कि अंग्रेजों ने इसको इसलिए निकाला था, यदि कोई न्यूज़पेपर वाला अंग्रेजों के बारे में गलत छापेगा, गलत मतलब यदि सही भी छाप देगा जिससे कि अंग्रेजों का इमेज डाउन हो जाता है, तो उसका वो सारा संपत्ति ले लेगा, सारा मशीन उशीन सब अपने कब्जे में ले लेगा अंग्रेज। तो क्या डर से कोई भी न्यूज़पेपर वाला अंग्रेजों के बारे में गलत छापेगा, बिल्कुल नहीं छापेगा, डर जाता था सब आदमी। आगे उसके बाद दी एल्बर्ट बिल वॉज पास इन 1883। अब एक बिल और पास हो गया, एल्बर्ट बिल। इस बिल में क्या था भाई, देखो 1883 में ये पास हुआ था। इसका बिल का मतलब क्या था, अकॉर्डिंग टू द एल्बर्ट बिल, द ट्रायल ऑफ ब्रिटिश और यूरोपियन पर्सन बाय इंडियन जजेज एज वेल and not sought equality between British and Indian judges in the country। इल्बर्ट बिल ये कहता था, देखो साफ लिखा हुआ है, the trial of British or European person by Indian judges as well
एंड साउट इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। इसमें ये कहा गया था ना, सिंपली आप इसको ये समझो कि यदि कोई भी ब्रिटिश का ऑफिसर या फिर यूरोप का कोई भी आदमी इंडिया में यदि कुछ गलती करता है तो इंडिया के जजेस का ना ये अधिकार नहीं होगा कि उसको कठोर सजा सुना सके, बिल्कुल नहीं। देखो, हालांकि जज का काम क्या होता है, जज का काम ये होता है कि आदमी चाहे कोई भी यदि गलती किया है तो सजा मिलना चाहिए उसको। लेकिन यहाँ पे इल्बर्ट बिल ये कहता था कि यदि कोई ब्रिटिश का आदमी या फिर कोई भी यूरोप का आदमी कुछ गलत करता है इंडिया के अंदर, या फिर वो कुछ गलती करता है, तो इंडिया का जज उसके ऊपर कठोर कानून नहीं लगा सकता, कठोर उसको सजा नहीं दे सकता। आगे बढ़ते हैं। एंड साउट इक्वालिटी बिटवीन ब्रिटिश एंड इंडियन जजेस इन द कंट्री। और यहाँ पे ये भी था कि इंडिया और ब्रिटिश इन दोनों का जो जज है वो उन दोनों के बीच में इक्वालिटी खास करके नहीं देखने को मिले, ये चीज था इसमें। बट द इल्बर्ट बिल वाज अपोज्ड बाय द ब्रिटिशर्स। इसमें देखो यहाँ पे ना सिंपली आप इसको समझो, बड़ा सिंपल यहाँ पे कहा गया। एक पॉइंट और है, उसके बाद फिर बताते हैं। इन दिसंबर 1885 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मीट एट बॉम्बे एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इस्टेब्लिश। ये तो अगला पॉइंट हो गया, चलो इसी को दोबारा आपको समझाते हैं बढ़िया तरीके से ये क्या था। अकॉर्डिंग टू द इल्बर्ट बिल, the trial of British or European person by Indian judges as well, and sought equality between British and Indian judges in the country। इसका मतलब समझो, बड़ा सिंपल है ये। इसमें कहा यह जा रहा है ना, देखो पहले होता क्या था, पहले आप ये समझो, मतलब कोई ब्रिटिश का ऑफिसर जो कुछ गलती करता था ना तो उसको सजा पहले कम मिलता था, तो सजा कम मिलता था। यार अंग्रेज का आदमी है, सजा कर दिया तो गलती कर दिया, क्या इसमें लफड़ा लेना, चलो उसका सजा कम कर दो। लेकिन अब इल्बर्ट बिल ये कहता था कि चाहे सजा ब्रिटिश करे, चाहे सजा इंडिया का आदमी करे, कोई भी सजा करे, उन सबको जो पनिशमेंट है वो लगभग बराबर मिलना चाहिए। वो पनिशमेंट इंडिया का भी जज दे सकता है और जो ब्रिटिश का जज था वो भी दे सकता है, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया था कि इंडिया के जज और ब्रिटिश के जज दोनों के बीच में इक्वालिटी होना चाहिए, यानी कि दोनों के बीच में बराबर अधिकार होना चाहिए, किसी के पास कम नहीं, किसी के पास ज़्यादा नहीं। ये था हमारा इल्बर्ट बिल। लेकिन जरा सोचो, क्या इस इल्बर्ट बिल को अंग्रेज कभी चाहेगा ऐसा होना? कभी वो चाहेगा कि इंडिया का जज और ब्रिटिश का जज दोनों का पावर बराबर हो जाए? ऐसा कभी चाहेगा? वो कभी नहीं चाहेगा। इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, इल्बर्ट बिल को अपोज कर दिया, बहिष्कार कर दिया उसका कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे अब यहाँ पे अगला बात हुआ है, इन दिसंबर 1885 72 डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री मीट एट बॉम्बे। यानी कि ये बात हो रहा है दिसंबर 1885 का। उस समय पे 72 डेलीगेट्स, इस डेलीगेट्स का मतलब होता है 72 ऐसे आदमी जो उस समय पे इंडिया के बहुत ही महान महान व्यक्ति थे। वो सब कहाँ पे मिले? एक जगह पे बॉम्बे में मिले। और बॉम्बे में मिलने के साथ ही वहाँ पे हमारा बनता है इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि जिसको आज हम लोग बोलते हैं ना कांग्रेस पार्टी, वो वहीं पे बना था उसी समय में 1885 में, ठीक है। याद रखिएगा इस बात को। और कितने लोगों के साथ? 72 डेलीगेट्स, यानी कि 72 इंपॉर्टेंट पर्सन के साथ। आगे दादा भाई नारोजी, उसके बाद फिरोज शाह मेहता, उसके बाद बदरुद्दीन त्याबजी, WC बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रमेश चंद्र दत्त एंड एस सुब्रमण्यम अय्यर among these 72 delegates and was largely from Bombay and कोलकाता। ये जो हमने यहाँ पे नाम लिए हैं आपके सामने, ये उन्हीं 72 लोगों में से लोग ये भी कुछ थे, जिनमें से ज़्यादा कहाँ से बिलोंग कर रहे थे? बॉम्बे और कोलकाता से बिलोंग करते थे। दादा भाई नौरोजी वॉज अ बिजनेसमैन एंड अ पब्लिश्ड एंड सेटल्ड इन लंदन। दादा भाई नारोजी जो इसमें थे, ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। बिजनेसमैन के साथ साथ ये एक पब्लिश्ड भी थे। और पब्लिश का मतलब क्या होता है ये बताते हैं आपको हम। पब्लिश्ड भी थे और ये जाके सेटल हो गए थे लंदन में। लंदन में जाके बाद में ये सेटल हो गए थे। अब पब्लिश का मतलब क्या होता है ये समझ लो थोड़ा। सम हु पब्लिशेस an idea by circulating information, writing reports and speaking at meetings। तो पब्लिश का मतलब होता है वो इंसान जो कि इंफॉर्मेशन को
पब्लिश करता है, यानी कि ज़्यादा लिखता है, छापता है, रिपोर्ट लिखता है, मीटिंग में बोलता है ज़्यादा, यानी कि बेसिकली जो उसको क्या कहते हैं, एंकरिंग, है ना, उसमें जो ज़्यादा एक्टिव रहता है उसी को हम लोग पब्लिश्ड कहते हैं। ठीक है, आगे। फॉर अ टाइम ही वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। सोचो, इंडिया का आदमी होने के साथ साथ ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर भी रह चुका है। मतलब कि जहाँ पे ब्रिटिश बैठ के एक नियम कानून बनाते हैं, वहाँ पे एक समय में इनका भी रोल बहुत बड़ा हुआ करता था, दादा भाई नौरोजी का। बहुत बड़े इंसान थे ये। आगे, ऑल्सो ही गाइडेड दी यंगर नेशनलिस्ट। साथ ही साथ ये नौजवान देश प्रेमियों को मतलब उत्साहित भी करते थे, गाइड भी करते थे। जो देश मतलब जो नेशनलिस्ट का मतलब होता है जो देश से प्यार करते हैं, देश के लिए लड़ भी जाए, मर भी जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस प्रकार के लोगों को ये दादा भाई नौरोजी मोटिवेट भी करते थे, गाइड भी करते थे कि किस तरीके से तुमको काम करना चाहिए। आगे, अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिशियल A.O. Hume also played an important role in bringing Indians from the various regions together. अब यहाँ पे ना हमारे पास ब्रिटिश का ही एक आदमी खुद था, यानी कि ब्रिटिश का आदमी होने के साथ साथ, यानी कि है आदमी ब्रिटिश का, लेकिन मदद किसका कर रहा है, इंडिया के लोगों को एकजुट करने में। सोचो कितना अच्छा आदमी था ये। इनका नाम था A.O. ह्यूम। ठीक है, ये ब्रिटिश का आदमी था, लेकिन ये इन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इंडिया के अलग अलग प्रकार के लोगों को एक साथ लाने में। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा अ नेशन इन दी मेकिंग। ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।